तो ये हो गई थी जोखिम उठाने की योग्यता, मतलब जो उद्यमिता के लक्षण विशेषताएं हैं, प्रकृति है, उस पर हम बात कर रहे थे। तो ये हो गया था, यहाँ तक मैंने करा दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्यमिता का मुख्य तत्व क्या है। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो उसमें मुख्य तत्व आता है जोखिम उठाने की योग्यता। इसको और ज़्यादा अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो मैंने वो भी बताया था कि साहसिक निर्णय लेते हुए जोखिम उठाने की योग्यता, ऐसा भी हम उसको कर सकते हैं। मुख्य तत्व में क्या होता है कि कल जैसे मैं बताया था कि का और के में अंतर होता है। जैसे पूछे कि का लक्षण, का तत्व, तो उसमें एक मेन बताना होता है। के पूछे तो 2 से 3 आपको बताने होते हैं। तो आपको आता है कि उद्यमिता का मुख्य तत्व बताइए, तो आपको इसमें 2 चीजें मैंने मिला के बताई हैं कि साहसिक निर्णय लेते हुए जोखिम उठाने की योग्यता, या साहसिक निर्णय लेना तथा साहसिक निर्णय लेने तथा जोखिम उठाने की योग्यता, ऐसा भी उसको लिख सकते हैं। तो ये मेन इसका तत्व है या इसका लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये उसको समय समय पर इसका सामना करना पड़ता है किसी उद्यमी को उद्यमिता के संबंध में। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट तत्व आता है नवाचार। ये अलग से आपको टॉपिक भी दिया गया है, ये टॉपिक अलग से आपको दिया गया है। तो देखो, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सबसे पहले आता है सृजनात्मकता। ये भी आगे आएगा, ये लिखा देखो, लिखा हुआ है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता की प्रेरणा से जो है नवाचार होता है, ठीक है, या इनोवेशन। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता भी बोलते हैं, ये वर्ड वही है। नवाचार, हिंदी में इसको नव प्रवर्तन भी बोलते हैं, ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, और नवाचार भी बोलते हैं, इंग्लिश में इनोवेशन बोलते हैं, ठीक है। नवाचार का परिणाम है उद्यमिता। नवाचार से क्या आती है? उद्यमिता आती है। और उद्यमिता के लिए हमें क्या करना होता है? स्टार्टअप। जो इंडिया में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया चल रहे हैं, वो इसी के तहत चल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, और ये सभी आपके सिलेबस में दिए गए। आप देखेंगे सिलेबस तो सब दिया हुआ है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी दी हुई है, नवाचार दिया हुआ है, इनोवेशन दिया है, उद्यमिता तो हम पढ़ ही रहे हैं, और ये दोनों भारतीय संदर्भ में दिए गए हैं। भारत में उद्यमिता का विकास करके लास्ट लाइन है इस यूनिट की। पहली यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहली यूनिट की लास्ट लाइन है भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और भारत में उद्यमिता के विकास के लिए उत्तरदायी संगठन, कार्यरत संगठन। ये इस तरह का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जोखिम उठाने की योग्यता, नवप्रवर्तन, और रचनात्मकता, रचनात्मक प्रक्रिया है। उद्यमिता अर्जित कार्य, एक तो ये बता दिया था सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल हो, चाहे वो शिक्षा हो, है ना, चाहे वो उद्योग हो, है ना, चाहे व्यवसाय हो, है ना, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो सेना हो, सैन्य क्षेत्र हो, सभी में जो है उद्यमिता की जरूरत होती है, क्योंकि सभी में निर्णय लेने होते हैं। ऐसे निर्णय जिनमें रिस्क पाया जाता है। निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, यानी संगठन जब से स्टार्ट होता है, कोई व्यवसाय जब से स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट होती है उद्यमिता की प्रक्रिया, और लास्ट तक चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। रचनात्मक प्रक्रिया है, जैसा मैंने बताया है कि रचनात्मकता जो है, ये रचनात्मकता से नवाचार, मतलब रचनात्मकता का मतलब होता है, सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करने की योग्यता, है ना, कुछ नया करने की योग्यता, उसको कहते हैं सृजनात्मकता, है ना, कुछ नयापन। क्या जन्मजात कुछ % बहुत कम होता है, ज़्यादातर तो अर्जित ही इसको माना जाता है। जन्मजात बहुत कम % उसका होगा, अगर होगा तो, है ना। रचनात्मक प्रक्रिया में, रचनात्मकता में तो समझिए क्या होता है, नया करने की जो योग्यता होती है उसको हम कहते हैं सृजनात्मकता या रचनात्मकता।
अब ये आप रचनात्मकता या सृजनात्मकता को आप जो है इसमें देख सकते हैं, अपने पीएससी में दे सकते हैं। कुछ नए तरीके से जो आंसर को लिखना, ये भी सृजनात्मकता है ना। जैसे मैंने भी इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका बताया, उसमें आप जो है कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इसमें मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मतलब आप अपने से इसको जोड़ सकते हैं, रचनात्मकता को आप अपनी लेखन शैली से जोड़ सकते हैं कि अगर आप जो है अपने आंसर में कुछ नयापन लाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ अलग से डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, मैप बनाते हैं प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से, तो वो सृजनात्मकता है। और उससे क्या है, आपको मार्किंग अच्छी होती है। तो उसको आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। पेशेवर प्रक्रिया है, पेशेवर प्रक्रिया मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक व्यवसाय है, प्रोफेशन। इसको एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है। जिस तरीके से इंजीनियरिंग है, लॉ है ना, खेल कूद है, शिक्षा है, ये जो है एक प्रोफेशन के रूप में लोग अपनाते हैं, वैसे लोग उद्यमता को भी पेशेवर के रूप में अपनाते हैं। और इसको विकसित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि सरकार द्वारा एक मंत्रालय इसके लिए स्थापित किया गया है, उसका जिक्र हम आगे पढ़ेंगे। भारत में उद्यमता के विकास के लिए जो संस्थान काम कर रहे हैं, उसमें मंत्रालय है, मेन मंत्रालय है, वो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय करके मंत्रालय काम कर रहा है इसके लिए। तो वो जो है बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है, कौशल विकास जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में चल रहे हैं। तो ये किसके लिए है, इसको एक पेशेवर के रूप में विकसित करने के लिए, एक पेशा के रूप में विकसित करने के लिए। इसके बाद उद्यमिता एक आचरण है, ये कोई गुण नहीं है, आचरण है, एक बिहेवियर है। हम जो करते हैं वो उद्यमिता है ना। करते हैं मतलब क्या है, इसे उद्यम स्थापित करना है, उसको चलाना है, निर्णय लेना है ना, मैनेजमेंट करना है, भर्ती करना है, उन पर नियंत्रण रखना है, उनको आदेश देना है। ये सारे आचरण जो है उद्यमिता के अंतर्गत आते हैं। तो कहा जाता है उद्यमिता एक आचरण है, ना कि गुण। संसाधनों का संयोजन तथा उपयोग इसके द्वारा किया जाता है ना। जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, साधन उपलब्ध होते हैं, इन सभी का उपयोग, बेहतर तरीके से उपयोग उद्यमिता के जरिए किया जाता है। मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम के माध्यम से बताया था कि 5 साधन होते हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, संगठन है और साहस है। तो ये साहस की जो हम बात कर रहे हैं, ये सभी के पास जो चीजें हैं, है ना। एक के पास मान लीजिए भूमि है, एक के पास पूंजी है, एक के पास कौशल श्रम है, तो इन सभी को, एक के पास संगठन है, इन सभी से लेकर के वो जो है एक उद्यम स्थापित करता है, फिर उसको चलाता है। उससे जो उसको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का एक कुछ हिस्सा जो है दूसरों को दे करके, जहाँ से जो चीज़ ली है, और फिर वो लाभ कमाता है, क्योंकि उसने उद्यम स्थापित किया, चला रहा है, तो लाभ उसको होगा। तो जितने भी संसाधन हैं उनका सही तरीके से, बेहतर तरीके से संयोजन करता है और उसका उपयोग उद्यमिता के माध्यम से किया जाता है, उद्यमी करता है। प्रबंध उद्यमिता का सशक्त माध्यम है ना। एक्चुअली ये पीटर ड्रेकर ने इसके बारे में ज़्यादा बात कही है। पीटर ड्रेकर का नाम अभी आप प्रबंध में पढ़ेंगे। पीटर ड्रेकर, मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका उल्लेख आएगा। इनको आधुनिक प्रबंध का पितामह कहा गया है, आधुनिक प्रबंध का पितामह, आधुनिक प्रबंध का पितामह इनको कहा जाता है। और इन्होंने एक अवधारणा दी है जिसको कहते हैं एमबीओ। वैसे मैनेजमेंट थोड़ा सा था, पुराना जो सिलेबस था उसमें प्रशासन प्रबंध करके, तो वहाँ पर भी इसका जिक्र हल्का सा आया है। मैंने नोट्स में इनका जिक्र किया था पीटर ड्रेकर का। तो उन्होंने एमबीओ, यानी एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में कहते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। ये पीटर ड्रेकर ने दिया है, मैंने उद्देश्य डिसाइड करके मैनेजमेंट करना, इसको कहते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इन्होंने जो है उद्यमिता मतलब प्रबंध
उसको जो है उद्यमिता का एक सशक्त माध्यम माना है, क्योंकि उद्यमिता के द्वारा जो है प्रबंध किया जाता है, बिना प्रबंध के उद्यमिता सक्सेस नहीं हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसको उन्होंने माना है और उसको कहते हैं साहसिक प्रबंध, डेयरनेस मैनेजमेंट उसको कहा जाता है। इन्होंने उद्यमिता के अंतर्गत जो प्रबंध की बात की है, उस प्रबंध को इन्होंने कहा है क्या? साहसिक प्रबंध, डेयरनेस मैनेजमेंट। आई बात समझ में? नॉर्मल जो प्रबंध होता है उससे ये अलग प्रबंध है, नॉर्मल प्रबंध है, लेकिन उद्यमिता के अंतर्गत जो प्रबंध किया जाता है वो क्या है? साहसिक प्रबंध, इंग्लिश में कहते हैं डेयरनेस मैनेजमेंट, जो पीटर ड्रकर ने बताया है। क्योंकि इसमें डेयरिंग चाहिए, साहस चाहिए प्रबंध करने के लिए, क्योंकि जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। आपने कुछ भी किया, उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपको उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा, माइंडसेट करके रखना पड़ेगा। तो उस तरह का प्रबंध कहलाता है साहसिक प्रबंध। साहसिक प्रबंध अभी आगे आएंगे। साहसिक प्रक्रिया और साहसिक निर्णय, ये सभी चीजें साहसिक हैं उद्यमिता के अंतर्गत, है ना? साहसिक प्रबंध होता है, साहसिक प्रक्रिया जो भी प्रोसीजर होती है वो भी साहसिक होती है, और साहसिक निर्णय लिए जाते हैं। उद्यमिता के अंतर्गत ये होता है। आया समझ में? धैर्यपूर्ण साहसिक प्रक्रिया दिखवाएगी। साहसिक प्रक्रिया मैंने देखा नहीं था, वो आएगी। ये है साहसिक प्रक्रिया, मतलब जो भी प्रोसीजर अपनाई जाती है उसमें साहस की जरूरत पड़ती है उद्यमिता के अंतर्गत, जो भी प्रोसेस होती है। तो हटा दूं इसको। हो गया, हटा दूं। हाँ, इसके बाद आगे आते हैं व्यवसाय अभिमुखी प्रवृत्ति है। जो उद्यमिता की प्रवृत्ति होती है व्यवसाय अभिमुखी, यानी इससे लोगों को व्यवसाय स्थापित करने, उसको संचालित करने की प्रेरणा मिलती है ना? इसको बोलते हैं बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी, व्यवसाय अभिमुखी प्रवृत्ति। यानी उद्यमिता के जरिए लोगों को, व्यक्तियों को व्यवसाय को स्थापित करने, किसी नए उद्यम को स्थापित करने, उसको चलाने, उसको उसके द्वारा जो डिसाइड लक्ष्य किया गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, ये जो है इसके माध्यम से प्रेरित किया जाता है। ज्ञान आधारित व्यवहार ना, ज्ञान आधारित व्यवहार का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी व्यवहार होता है उसमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है। उद्यमिता की जो प्रक्रिया होती है उसमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तभी तो आप निर्णय ले सकते हैं, तभी तो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, है ना? तो उसमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इस तरह का व्यवहार है जिसमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। परिमाणोन्मुखी, इसमें जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रख करके ही प्रयास किए जाते हैं, है ना? जैसे पहले की व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें प्रयासोन्मुखी हुआ करता था, प्रयास करते जाओ, जैसे कर्मेंडवादी का रस्तो मा फलेस कदाचन, ऐसा कहा जाता है, गीता में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई आपको, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आपको जो है केवल प्रयास करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। तो वो प्रयासोन्मुखी व्यवस्था थी। पहले की व्यवस्था क्या थी? प्रयासोन्मुखी। लेकिन उद्यमिता क्या है? परिणामोन्मुखी। मतलब पहले हमें रिजल्ट की चिंता करना है, फिर प्रयास करना है। पहले प्रयास होते थे, फिर रिजल्ट होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें जो है रिजल्ट पहले चाहिए। डिप्टी कलेक्टर हमें बनना है, अब डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए हमें उस तरीके से प्रयास करना पड़ेंगे, ठीक है ना? तो ये है परिणामोन्मुखी। परिणाम को ध्यान में रखते हुए हमें जो है कोई व्यवसाय स्थापित करना है, उसको चलाना है, उसके संबंध में समय समय पर साहसिक निर्णय लेना है। व्यक्तित्व विकास का माध्यम है ये। व्यक्तित्व विकास का माध्यम कैसे है? कोई उद्यमी है, जब कोई नया व्यवसाय स्थापित करता है, निर्णय लेता है, डिसाइड लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना मतलब उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आप टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। देखो इसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो टॉपिक भी है अलग से, जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं वो पॉइंट जो है आपके टॉपिक के रूप में
इसी पेपर में, इसी पार्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व विकास का माध्यम इसको माना जाता है। उद्यमिता एक जीवन शैली है ना, जीवन जीने की शैली है ना। मतलब जो उद्यमी होते हैं उनका जीवन ही वैसा हो जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक जो है वही चीज़ सोचना है, उसी तरह का व्यवहार करना है, तो उनकी एक जीवन शैली ही बन जाती है। सभी के लिए आवश्यक होती है, सभी के लिए आवश्यक मतलब चाहे वो छोटा उद्यमी हो चाहे वो बड़ा उद्यमी हो, है ना। मतलब छोटा काम करने वाला हो, बड़ा काम करने वाला हो, उद्यमिता तो सभी के लिए जरूरी है। सभी को निर्णय लेना है। जो बड़े उद्यमी होते हैं वो दूसरे तरह के निर्णय लेते हैं, बड़े निर्णय लेते हैं, लेकिन छोटे जो व्यवसायी होते हैं वो भी निर्णय लेते हैं। तो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा काम करने वाला हो चाहे वो बड़ा काम करने वाला, चाहे वो छोटा उद्यमी हो या बड़ा उद्यमी हो, सबके लिए उद्यमिता की जरूरत पड़ती है। सैद्धांतिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि उद्यमिता के अंतर्गत जो है अलग अलग क्षेत्रों के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांत का भी पालन करना है, इकोनॉमिक्स के सिद्धांत का भी पालन करना है, सोशियोलॉजी के सिद्धांत का भी पालन करना है, पॉलिटिक्स से भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं उनका भी पालन करना है, उनका भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है इसको सैद्धांतिक प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि अलग अलग विषयों से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उनका पालन करते हुए हमें आगे उद्यमिता के अंतर्गत बढ़ना होता है। तो ये जो है उद्यमिता की अवधारणा, लक्षण, विशेषताएं, प्रकृति के टॉपिक, यहाँ पे पॉइंट आपके पूरे हो जाते हैं, है ना। आपको ये अगर 7 मार्क्स में पूछा जाता है तो खास जो है 7 से 8 पॉइंट आपको लिख देना है। और मैं ये बता दूं कि 7 मार्क्स के जो आंसर आप लिखेंगे उसमें आपको हेडिंग नहीं लिखना है, उसमें क्या करना है, उसमें जो है एक एक लाइन में पॉइंट आपको लिखना है। अगर 10 नंबर का आंसर आप लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग देते हुए उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। ये मैं कई बार क्लासेस में बता चुका हूँ, आप लोग भी सुन लो। लिखने के तरीके जो होते हैं, है ना। 7 नंबर का जो आंसर होता है उसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, परिचय, फिर आपको पॉइंट लिखना है ना। उसमें ये कई बच्चे लिखते हैं निम्नलिखित विशेषताएं हैं, निम्नलिखित लक्षण है, निम्नलिखित गुण हैं, दोष हैं, ये नहीं लिखना है। आप सीधे क्या करेंगे, लक्षण और वहीं से सीधे पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, निम्नलिखित वाला चक्कर खत्म कर दो। ठीक है, एक लाइन खराब होती है। फिर आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना है ना। हेडिंग की बजाय ये करते हैं। अगर आप हेडिंग लिखेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे तो पता चला कि एक पेज है, एक पेज पूरा भी नहीं भर पाना है, तो उसमें पता चला कि 5 ही आप हेडिंग लिख पाए। अगर आप पॉइंट लिखेंगे तो 7-8 पॉइंट उसी मैटर में लिख पाएंगे। और एग्जामिनर को ज़्यादा पॉइंट देखते हैं तो मार्क्स ज़्यादा वो देता है, पॉइंट कम मतलब कम मार्क्स, पॉइंट ज़्यादा हेडिंग ज़्यादा मतलब ज़्यादा मार्क्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो अगर ये 7 मार्क्स में आपको आता है तो एक एक लाइन में आपको जो हेडिंग मैंने बताई उन्हीं को डिस्क्राइब कर देना है शॉर्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये आपको 10 नंबर में पूछता है तो करीब 10 से 11-12 जितनी भी आ सकें हेडिंग देते हुए उनको डिस्क्राइब करना है। हेडिंग को का जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे आपकी हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आप सभी सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं, कोई इसके लिए नहीं है। फिर अगला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका महत्व। अगला है उद्यमिता के महत्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उद्यमिता का महत्व, इसी को जो है दूसरे संदर्भ में पूछ सकता है। आर्थिक विकास, देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका समझाइए। इसका क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है वो, देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका समझाइए, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको लिखना पड़े, लगभग आउट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, है ना, आना चाहिए इसको। देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका, महत्व का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो वहीं से इस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि
पहला एग्जाम होगा इसका 2024 में, तो उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे सीधे जो हेडिंग्स हैं उन्हीं को उठा करके क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब पहला एग्जाम होता है तो उसमें निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं, है ना। फर्स्ट एग्जाम में जो है स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, उनके निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सीधी सीधे जो है जो हेडिंग दी गई है सिलेबस में, उन्हीं हेडिंग को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं और पूछ लेते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो आवश्यकता के कारण में ये है कि जो उद्यमिता है किसी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है, और देश में जो विद्यमान सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, कुपोषण है, निम्न उत्पादकता है ना, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान करने के लिए देश में उद्यमिता या समुचित उद्यमिता का विकास जरूरी है। ये थोड़ा सा लिखते हुए फिर आपको ये पॉइंट लिखना है ना, डायरेक्ट पॉइंट नहीं लिखना है, थोड़ा सा 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देंगे और फिर आपको सीधे पॉइंट में आ जाना है। तीव्र आर्थिक विकास, तीव्र आर्थिक विकास कैसे होता है उद्यमिता के द्वारा? उद्यमिता के द्वारा जो है नए उद्यम, नए व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं। नए उद्यम, नए व्यवसाय स्थापित होंगे, जिससे जो है उत्पादन में वृद्धि होगी, सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, इन सब से कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा। इससे जो है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र तीनों का विस्तार होगा, क्योंकि तब तीनों जुड़े हुए हैं, है ना। नया उद्यम स्थापित होगा तो उससे जो है कोई नया व्यवसाय स्थापित होगा, उससे जो है सर्विस सेक्टर बढ़ेगा आगे, और इससे जो है कृषि क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से कृषि, उद्योग, सेवा, तीन जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, तीनों क्षेत्रों का विकास मतलब होता है तीव्र आर्थिक विकास। इसी को हम कहते हैं संतुलित विकास, सभी तरह का विकास और उनका तेजी से विकास। इसमें 3 चीजें आती हैं। एक होता है समावेशी, एक्सक्लूसिव, समावेशी, तीव्र, स्पीडली, और सतत, सस्टेनेबल। समावेशी, तीव्र तथा सतत विकास, ये अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दोनों चीजें रिलेटेड है। समावेशी का मतलब होता है सभी तरह का विकास होना, सभी क्षेत्रों का, सभी लोगों का विकास। समावेशी विकास एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, पुराने सिलेबस में ये था, मेरे ख्याल इस बार नहीं है ना, ये वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। सतत विकास ये पर्यावरण की अवधारणा है, पर्यावरण जुड़ा हुआ है। समावेशी विकास ये इकोनॉमिक्स की अवधारणा है। दोनों में विकास की बात हो रही है, लेकिन दोनों का विषय अलग है। समावेशी विकास जो है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, और समाजशास्त्र में भी कहीं न कहीं इसको पढ़ लेते हैं। इसमें सभी क्षेत्रों तथा सभी लोगों का विकास, है ना। इसको मैंने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है कि विकास रूपी गंगा सभी ओर प्रवाहित हो, विकास रूपी गंगा में सभी डुबकी लगाएं, तो उसको कहते हैं समावेशी विकास। विकास रूपी गंगा में सभी लोग जब डुबकी लगाते हैं तो ऐसे विकास को हम कहते हैं समावेशी विकास। या विकास रूपी गंगा का प्रवाह सभी क्षेत्रों में, सभी ओर हो, तो ऐसी व्यवस्था को, इस तरह के विकास को हम समावेशी विकास कह सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से डिफाइन किया है। तीव्र यानी तेज विकास। सतत का मतलब होता है जो भी संसाधन है उन संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए, विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए जब विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे वो संसाधन आने वाली पीढ़ी को भी रह सके, आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके, तो ऐसे विकास को हम कहते हैं सतत विकास। आने वाली पीढ़ी भी अगर उपयोग कर पाएगी तो ये विकास की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी, है ना। इस तरह का विकास सतत विकास कहलाता है, जिसमें जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण ढंग से, समुचित ढंग से प्रयोग किया जाता है, समुचित तरीके से दोहन किया जाता है, जिससे वो संसाधन आने वाली पीढ़ी को भी बच सके, आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। इससे जो है विकास की प्रक्रिया सतत जारी रह सके। इस तरह का विकास सतत विकास कहलाता है। ये आपको
इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह का उल्लेख कर सके हैं क्योंकि उद्यमिता में भी सतत विकास का उल्लेख आता है। उसमें कहा जाता है कि भाई आपको जो भी संसाधन उपलब्ध है आपके पास उनका सही ढंग से उपयोग करना है, तो सतत विकास को इससे जोड़ा जाता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि क्लियर है क्योंकि कोई भी उद्यम स्थापित होगा, व्यवसाय प्रारंभ होगा तो उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। सब अकेले काम तो कर नहीं सकता उद्यमी, कोई भी उद्यमी है सब सारे काम अकेले तो कर नहीं सकता ना, उसको तो लोगों को लगाना पड़ेगा काम पे, तो लोगों को रोजगार इसके द्वारा मिलता है ना। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। पूंजी निर्माण में सहायक है ये व्यवस्था, है ना। उद्यमिता की जो व्यवस्था है ये पूंजी निर्माण में सहायक है। पूंजी निर्माण में सहायक कैसे है? क्योंकि इसके द्वारा बचत होती है। देखो पूंजी कैसे बनती है, पूंजी यानी कैपिटल और धन यानी वेल्थ। पूंजी और धन में अंतर होता है ना। बचत होती है, जो भी हमारे पास बचत है, सेविंग्स है, उनके द्वारा हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं, है ना। निवेश के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। हमारे पास पैसे पड़े हैं मतलब वो धन है, अगर हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? पूंजी बन जाएगी, वो कैपिटल बन जाएगी। ये पूंजी और धन में अंतर है। ये अलग से आपको इकोनॉमी में पढ़ना है, इकोनॉमी के अंतर्गत सारी चीजें आएंगी, है ना। पूंजी, विदेशी पूंजी की भूमिका करके एक टॉपिक दिया गया है, पुराने सिलेबस में भी था, नए सिलेबस में भी इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, है ना। तो बचत जो होती है उसके माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, और निवेश जब होता है तो पूंजी बन जाती है। वो जो बचत है हमारी, जो पैसा है वो पूंजी बन जाता है क्योंकि उससे अर्निंग प्रारंभ हो जाती है। ऐसा धन जिससे हमें अर्निंग हो रही है वो पूंजी है। घर में पड़ा है पैसा, उससे अर्निंग नहीं हो रही है तो धन है, वेल्थ है, ठीक है। तो ये है पूंजी निर्माण में सहायक है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इसके द्वारा होती है उद्यमिता के द्वारा, क्योंकि उद्यमिता में नए व्यवसाय स्थापित होते हैं, नए उद्यम स्थापित होते हैं, जिससे व्यक्तियों की आय में वृद्धि हो जाती है क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता है इसके द्वारा, है ना। जब जुड़ी हुई चीजें हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी, है ना। उनकी आय में वृद्धि होगी तो देश की आय में वृद्धि होगी, इसको राष्ट्रीय आय हम कहते हैं। ये भी आपके इकोनॉमी में टॉपिक है, वहां पर पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं, पुराना टॉपिक है वैसे ये। पूंजी तथा श्रम का प्रभावी उपयोग इसमें किया जाता है। मैंने अभी बताया है कि जो बचत होती है उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो पूंजी बन जाती है। उसका उपयोग जब हम उत्पादन में करते हैं तो देश के विकास को बढ़ावा मिलता है। तो पूंजी तथा श्रम का इसमें प्रभावी उपयोग किया जाता है। रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास, मैंने लक्षण में बताया है कि इससे रचनात्मकता आती है ना। उद्यमिता रचनात्मकता लाती है। रचनात्मकता का मतलब होता है कि जो भी नए आविष्कार हैं, नए प्रयोग हैं, उनको करने की योग्यता को बोलते हैं रचनात्मकता, है ना। ये अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, हम आगे इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी यूनिट में दिया हुआ है। सृजनात्मकता या रचनात्मकता, क्रिएटिविटी मतलब एक होता है ना। तो रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है, मतलब इसमें कुछ नई चीजें करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, नयापन लाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों ऐसा बढ़ती है? क्योंकि मार्केट में सब चीजें नई चल रही हैं। अगर आप नई चीज नहीं लाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, उत्पादन नहीं हो पाएगा, आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए जो है क्रिएटिविटी इसमें उद्यमिता में बहुत जरूरी होती है, तो उसका विकास करना होता है, इससे जो है वो चीज विकसित हो जाती है। नवाचार को प्रोत्साहन हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। नवाचार को प्रोत्साहन इसमें मिलता है। इसमें आप कुछ नए एग्जाम्पल डाल सकते हैं, है ना, जैसे AI है, रोबोटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, ये कुछ एग्जाम्पल हम डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और जो भी नए एग्जाम्पल आप डाल सकें वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हाँ, चैट GPT भी लिख सकते हैं, सही बात है ना। तो जो भी आपको नया ऐसा लगता है कि एकदम लेटेस्ट ये आया है मार्केट में, नई तकनीक आई है, नई व्यवस्था आई है, तो उसका उल्लेख यहाँ पर हम कर सकते हैं। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग मैंने बता ही दिया है, पहले अभी ये पॉइंट आ चुका है। इसके बाद आगे आता है जो सरकार की नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन में योगदान इनका होता है, जो उद्यमी होते हैं, है ना। देखिए सरकार क्या करती है, सरकार जो है हमेशा जो भी नीति लाती है
उसमें उद्यमियों का बहुत ध्यान रखा जाता है। सब जगह हर देश में है, हालांकि अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखते हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल हावी रहते हैं। अमेरिका में जो उद्यमी बहुत हावी, क्योंकि सरकार उन पर डिपेंड है। अगर उद्यमी जो है अपना हाथ खींच ले तो सरकार ही नहीं चल पाएगी। इकोनॉमिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग सरकार वहाँ की क्यों है? क्योंकि उद्यमी का सपोर्ट रहता है। तो कोई भी देश है वहाँ पर जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वो उद्यमियों को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं, इसलिए उनके सपोर्ट से उनका क्रियान्वयन भी करना होता है ना। उनको फायदा पहुँचाने वाली नीतियाँ लाई जाती हैं। ये मोदी सरकार पर आरोप विपक्ष का हमेशा रहता है ना, कि अंबानी अडानी की सरकार है ये सब ये लगता है आरोप कि अंबानी अडानी की सरकार है। अब मजबूरी है गवर्नमेंट की, भाई उद्यमियों को ध्यान में रख करके अगर नीतियां नहीं बनाई जाएंगी तो सरकार को फिर दिक्कत हो जाएगी ना। सरकार को टैक्स तो वहीं से मिल रहा है, सरकार का जो खजाना है वहीं से तो भरता है, तो उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, है ना। तो जब उनको ध्यान में रख करके गवर्नमेंट नीतियां बनाती है तो उनके सपोर्ट से ही उनका क्रियान्वयन करना जरूरी होता है। उनका अगर सपोर्ट नहीं हो तो नीतियां सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाए प्रभावी ढंग से, है ना। सामाजिक परिवर्तनों का साधन है, इसमें जो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन मतलब जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, भुखमरी है, इनको जो है इसके माध्यम से निजात दिलाने में हमें सहायता मिलती है। विभिन्न समस्याओं में कमी आती है। विभिन्न समस्याएं मैंने अभी बताया, बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं, सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यहाँ से निजात दिलाने में सफलता मिलती है। सामाजिक संतुष्टि में वृद्धि। सामाजिक संतुष्टि में वृद्धि यानी व्यक्ति जो भी इसमें काम करता है उसको जो है काम करने में संतुष्टि होती है, क्योंकि उसको जो है पैसे ज़्यादा मिलते हैं और एक माहौल अच्छा मिलता है वहाँ पर काम करने का, फैमिलियर माहौल रहता है, तो उसको एक संतुष्टि मिलती है, उसको हम सामाजिक संतुष्टि कह सकते हैं। इसके बाद आता है सफल इकाइयों की स्थापना की जाती है। उद्यमियों द्वारा जो है देश में इस तरह की इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं जो काफ़ी सफल होती हैं और उनके द्वारा उत्पादन में देश में वृद्धि होती है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है। उद्यमी प्रवृत्ति का विकास होता है ना। आम जो जनता है वो जब देखती है, सुनती है कि भाई वो उद्यमी इतना सफल हुआ, इतना पैसे वाला हो गया, है ना, मुकेश अंबानी सबसे अमीर हो गए, तो अन्य लोग भी जो है प्रेरित होते हैं कि भाई हम भी जो है इस तरह से बनेंगे, हम भी जो है इस तरह से उद्यम स्थापित करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। तो ये उद्यमी प्रवृत्तियों के विकास में उद्यमिता सहायक होती है, क्योंकि उनको जो है वो देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ चैनल में उनका आता है, इंटरव्यू आता है कि भाई उन्होंने ऐसे काम किया, है ना। धीरू भाई अंबानी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, सुना होगा, उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया था, आज फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इस तरह की जो कहानी सुनते हैं, है ना, इस तरह की जो इंटरव्यू सुनते हैं लोग, तो उनमें भी ऐसा बनने की प्रवृत्ति जागृत होती है कि हम भी जो है इस तरह का काम कर सकते हैं, हम भी करेंगे। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो टॉपिक है निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, ये आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आ गया है। पहले आयात निर्यात नीति थी, भुगतान संतुलन, आयात निर्यात नीति ऐसा करके था, हालांकि उसके अंतर्गत वो आता था ये टॉपिक, लेकिन अभी उसने क्लियर मेंशन कर दिया है। और आप मेरा जो नोट्स देखना, उसमें ये अलग से मैंने आयात प्रतिस्थापन करके टॉपिक दिया हुआ है। आयात प्रतिस्थापन अलग से बॉक्स में पूरा 5 नंबर के हिसाब से मैंने पूरा उसमें मेंशन किया हुआ है पहले ही, और आयोग ने अभी इसको जोड़ा है, जबकि मैंने पहले ही इसको नोट्स में दे दिया आयात प्रतिस्थापन, है ना। नोट्स आप देखेंगे इकोनॉमी का मेरा, तो उसमें ये मेंशन किया है, जिसको अभी जो है आयोग ने क्लियर मेंशन नए सिलेबस में किया हुआ है। क्या होता है ये इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन दोनों जुड़े हुए हैं। निर्यात संवर्धन मतलब निर्यात को बढ़ावा देना। तो उद्यमी जो होते हैं, उद्यमिता जो है उसके द्वारा निर्यात को बढ़ावा मिलता है। क्यों बढ़ावा मिलता है? क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होगा। निर्यात किससे जुड़ा हुआ है? उत्पादन से जुड़ा हुआ है। उत्पादन अगर ज़्यादा होगा तो निर्यात ज़्यादा होगा, निर्यात ज़्यादा होगा तो आयात कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, है ना। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जिन वस्तुओं के लिए हम आयात पर निर्भर थे,
वो वस्तुएं हम खुद जो है घर में बना रहे हैं, उसको प्रतिस्थापित कर दिया है ना। मान लीजिए ये स्क्रीन है, इसको पहले हम बाहर से बुलाते थे, अब हम घर पर ही बना रहे हैं, तो वो प्रतिस्थापित हो गया, हमें बाहर से नहीं बुलाना है। तो इसी को कहते हैं इंपोर्ट डिस्प्लेसमेंट, आयात प्रतिस्थापन। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत, यही है। इसको मैंने आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ है, आप नोट देखेंगे तो उसमें दिया है। ये है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इससे ही जोड़ करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आया समझ में। आयात प्रतिस्थापन क्या है? जिन वस्तुओं के लिए हम आयात पर निर्भर थे, उन वस्तुओं को हम अपने देश के अंदर बनाने लगे हैं। जैसे प्रतिरक्षा जो उपकरण है वो बहुत सारे बाहर से बुलाए जाते थे, कितना खर्च होता था उनके आयात में, तो अब हम जो है यहीं पर बनाने लगे हैं, तो हो गया प्रतिस्थापन। हमने प्रतिस्थापित कर दिया उनको, हमें बाहर से नहीं बुलाना है, सब यहीं पर बना रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, और ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई है। ठीक है, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसके जरिए जो है जो भी उद्यमी हैं, जब उद्योग का संचालन करते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है शक्तियाँ विकेंद्रित करनी होती हैं, है ना। कुछ अधिकार उनको विकेंद्रित करने होते हैं, क्योंकि सारे निर्णय वो एक खुद नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का भी एक उदाहरण इसको माना जाता है। बस लास्ट है, धन और आय का समान वितरण होता है इसमें। धन और आय का समान वितरण कैसे होता है? जो उद्यमी हैं, जो भी उद्योग स्थापित करते हैं, उनको जो है इसके लिए बहुत से लोगों को काम देना पड़ता है, रोजगार देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो निर्धनता है, उनको रोजगार मिलता है, इससे जो है उनकी निर्धनता कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है जो असमानता है, आय की असमानता है, आर्थिक विषमता है, उसको उद्यमिता के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है, सकारात्मक इसका प्रभाव। आत्मनिर्भर समाज, मैंने वही बताया, आत्मनिर्भर समाज, इसको हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत भी इसमें जोड़ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की स्थापना में सहायक, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये भी टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है आवश्यकता के कारण। और इसके बाद फिर इसमें उद्यमिता के विकास के मॉडल हैं जो कल पढ़ेंगे। उद्यमिता के विकास के संबंध में कुछ मॉडल, विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारकों द्वारा दी गई हैं। उद्यमिता का विकास कैसे हुआ, उसके अलग अलग कारकों के आधार पर मॉडल दिए हैं विद्वानों ने, तो उस पर हम बात आगे कल करेंगे।